एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक राजा होता है। एक राजा के 2 राजकुमारियाँ होती है और एक राजकुमार होता है। तो जो उसकी बड़ी वाली राजकुमारी होती है उसको राजा धनुर्विद्या और बाकी जितने भी युद्ध कौशल होते हैं वो सभी उसको सिखाता है। और जो उसकी छोटी वाली राजकुमारी होती है उसको उसको राजा और जो राजा की पत्नी होती है यानी कि महारानी वो उसको कुछ ज़्यादा ही प्रेम करती है। तो उसको इस चीज़ों पे कुछ भी ज़्यादा ध्यान देती, बस लाड प्यार में रखती है। और जो छोटा वाला राजकुमार होता है उसको उसको इतना ज़्यादा लाड प्यार किया जाता है कि उसको बस पता होता है उसको राजकुमार को कि आगे जाके भविष्य में मुझे ही गद्दी मिलेगी, मैं ही भविष्य में यहाँ का उत्तराधिकारी हूँ इस राज्य का और सब कुछ मेरे नाम ही होगा। तो वो हमेशा हर चीज़ को नेग्लेक्ट करता रहता है वो राजकुमार। तो ऐसे करते 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 काफ़ी समय निकल जाता है। जो राजकुमार राजकुमारियाँ सब बड़े हो जाते हैं। तो राजा क्या करता है कि जो राजा और महारानी होती है तो वो जो उसकी बड़ी बेटी होती है उसकी शादी करने के लिए सोचते हैं। तो जो बड़ी वाली राजकुमारी होती है वो बहुत ही आज्ञाकारी होती है और वो माता पिता के कहने पे अपनी शादी कर लेती है। तो वो उसके लिए जो उसकी महारानी होती है वो उस राजकुमारी से इसलिए मतलब ज़्यादा इसलिए प्यार नहीं करती होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और वो काफ़ी ज़्यादा योग्य भी होती है और काफ़ी समझदार भी होती है। लेकिन छोटी वाली राजकुमारी को महारानी ज़्यादा प्यार इसलिए करती है क्योंकि वो थोड़ी सी उस शक्ल सूरत में उसकी तरह ज़्यादा दिखती होती है और थोड़ी सी वो भी उसकी तरह ही चालाक होती है और उसकी हर बात में उसके आगे पीछे घूमना, उसकी चापलूसी करना और हर बात में उसकी बात का पक्ष लेना। तो छोटी वाली राजकुमारी और महारानी दोनों की एक साथ दोस्ती होती है ज़्यादा मात्रा में और जो बड़ी वाली राजकुमारी होती है उसके साथ उनकी ज़्यादा नहीं बनती होती है। लेकिन शादी का तो करना था उस राजकुमारी की उस महाराजा को और महारानी को, तो वो उसकी शादी कर देते हैं। अब शादी के लिए बात कर देते हैं। शादी करने के लिए जो वो राजकुमार ढूंढते हैं तो वो दूसरे राज्य का ढूंढते हैं जो उस राज्य से बहुत ही दूर होता है और बहुत ही दूर होता है वहाँ से। तो जब उसकी शादी की जाती है तो वो सोचते हैं कि अच्छा हो, महारानी सोचती है कि बहुत अच्छा होगा तो ये बहुत दूर चली जाएगी हमसे, तो फिर इसके बाद यहाँ पे वापस आएगी भी नहीं और जो भी देना है इसकी शादी में थोड़ा बहुत इसको जो भी देना है हम दे देंगे और इसके बाद इसका हमारी ज़िंदगी से कोई वो नहीं होगा। तो बड़ी आज्ञाकारी होती है, वो माता पिता के कहने पे उस शादी को कर लेती है। लेकिन शादी से पहले उस राज्य में से उसको कोई भी किसी भी तरह का कोई हिस्सा या फिर कुछ भी संपत्ति, जैसे कि सभी जगह होता है कि संतान जब भी कोई माता पिता किसी भी संतान को पैदा करते हैं तो हर संतान अपने माता पिता की संपत्ति पर या अपने माता पिता की हर एक चीज़ पर बराबर की अधिकारी होती है। लेकिन वो राजा और वो महारानी किसी भी तरह से अपनी बड़ी राजकुमारी को शादी का नाम लेकर उसके नाम पे कोई संपत्ति या कुछ भी नहीं, बस जो थोड़ा बहुत शादी का जो हमारी औपचारिकताएं होती है, फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो करके उसको विदा कर देते हैं। बड़ी राजकुमारी चली जाती है। इधर पीछे से महाराजा और महारानी अपने राज्य में बड़े खुश हो रहे होते हैं, दूसरों को अपने राज्य में बड़ा वो गुणगान कर रहे होते हैं, दिखावा कर रहे होते हैं कि देखो हमने अपनी राजकुमारी की शादी कर दी। तो इसी बात पे जो महारानी और महाराजा की जो बीच वाली बेटी होती है वो किसी दूसरे राज्य के लड़के से शादी कर लेती है। तो
महाराजा और महारानी फिर भी उसकी इस बात पे उसका साथ देते हैं। और जो उनका राजकुमार होता है, जो कि किसी भी तरह से लापरवाह होता है, कुछ भी उसमें ज़्यादा योग्यताएं नहीं होती है, लेकिन वो उनका बेटा होता है, वो उसको अपने राज्य का उत्तराधिकारी समझते हैं। तो वो उसको अपने पैसे के दम पे, अपने किसी जो भी उनकी पहुंच होती है उसके दम पे उसको उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। तो उस राजकुमार को ऐसा लगता है कि जो भी मेरे पास है, जो भी मैंने पाया है, जिस भी मैं ओहदे पर हूँ, या जहाँ पर भी मैं हूँ, यहाँ पे तो मैं बहुत ही ज़्यादा योग्य हूँ, बहुत ही ज़्यादा बलवान हूँ, बहुत ही शक्तिशाली हूँ। मैं तो बहुत ही ज़्यादा वो समझदार हो गया हूँ। अब मुझे तो इतना कुछ मेरे नाम मिल गया है, ये वो इतना ज़्यादा घमंड में या इतने ज़्यादा अहंकार में डूबा रहता है। तो ऐसे करते करते समय बीतता जाता है। तो और जो दूसरे राज्य में जो बीच वाली राजकुमारी की शादी होती है, वो अपने राज्य में चली जाती है और जाके और अपने दूल्हे के साथ वो अपना घर बसा लेती है। अब जो महाराजा और महारानी होते हैं, वो बड़े खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने तीनों उनकी संतानों का उन्होंने अच्छे से उनका सबका व्यवस्था कर दी है। वैवाहिक जीवन में सब तरह से निवृत्त हो गए हैं। अब क्या होता है कि जो बड़ी वाली राजकुमारी होती है, तो उसके नाम पे तो कुछ होता ही नहीं है, उसके पास तो ऐसा कुछ धन दौलत या वो संपत्ति कुछ होती ही नहीं है। और जो राजा रानी और जो महाराजा और महारानी की होती है, जो महाराजा और महारानी की जो भी संपत्ति होती है, वो उस चीज़ पे लालच नहीं रखती होती है। वो अपनी ज़िंदगी जी रही होती है अपने शादी के बाद। लेकिन वो महाराजा और वो महारानी अपनी सारी संपत्ति और अपना सारा राज्य अपनी छोटी बेटी, चलो उसने दूसरी शादी कर ली और उसने किसी और राज्य के राजकुमार के साथ कर ली, लेकिन फिर भी उसको दे देते हैं। तो उनकी जो संपत्ति होती है उसका बंटवारा वो दोनों, यानी कि बीच वाली राजकुमारी और राजकुमार के साथ कर देते हैं। और उस वाली जो बड़ी वाली राजकुमारी होती है, उसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जो बड़ी वाली राजकुमारी होती है, उसके भी संतान होती है। तो बड़ी वाली राजकुमारी के अचानक ही उसकी वैवाहिक जीवन में कोई समस्या हो जाती है। अब वैवाहिक जीवन में समस्या हो गई तो अब वो क्या करे, कहाँ जाए। तो वो अपने माता पिता के पास राज्य में वापस लौटने का नहीं सोचती है। तो वो राजकुमारी फिर क्या करती है कि राजकुमारी अपने माता पिता के पास तो जाना नहीं चाहती थी, और माता पिता ने से तो उसकी पहले ही पता था कि वो इस तरह से उनका बर्ताव है और वो उसकी किस तरह से शादी हुई है, और उसके ससुराल में भी समस्या हो गई। अब वो क्या करे। तो फिर उसको ससुराल वाले भी उसको अपनी संपत्ति से, अपने राज्य से और उसकी संतान के साथ उसको बेदखल कर देते हैं। और जो भी अब वो करे क्या। अब उसके पास ना ससुराल का कुछ है और ना उसके पास अपने मायके का कुछ होता है। तो अब वो राजकुमारी अब दुखी हो जाए और परेशान हो जाए तो रोने लग जाए, यही उसके पास होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। वो हिम्मत के साथ किसी भी तरह से अपनी संतान को लेकर जाकर काम करना शुरू करती है। वो रोड पर बैठ जाती है और वहीं पर ही जाकर वो लोगों के जूतों को सिलना शुरू कर देती है, जूतों का काम करने शुरू कर देती है। तो राज्य में खबर फैल जाती है कि भाई आपकी राजकुमारी तो रोड पे बैठी हुई है और जूतों का काम सिलने का काम करती है। ये खबर पहुँचते पहुँचते उसके ससुराल में भी पहुँच जाती है, और ये खबर पहुँचते पहुँचते उसके जहाँ उसका मायका था, जहाँ उसके महाराजा महारानी माता पिता थे, वहाँ तक ही पहुँच जाती है कि आपकी राजकुमारी तो रोड पर बैठकर जूते सिलने का काम करती है। तो वो गुस्सा होता है। वो अपनी सेना के साथ
युद्ध करने के लिए आ जाता है अपनी उसकी राजकुमारी के साथ कि तुम मेरी संतान होने के बाद तुम रोड पर बैठकर कैसे जूतों को सिलने का काम कर रही हो। इधर ससुराल वाले भी अपने तीर कमान लेकर, अपने भाला धनुष लेकर उसके पास युद्ध करने के लिए पहुंच जाते हैं कि तुम एक महारानी होने के बाद रोड पर बैठकर जूतों का काम क्यों कर रही हो, जूते सिलने का काम क्यों कर रही होती है, क्यों कर रही हो। ऐसा सोचकर वो अपनी, अब दोनों के दोनों ससुराल वाले उसके और उसके मतलब ससुराल पक्ष के जो राजा हैं वो, और जो उसके मायके पक्ष के महारानी और महाराजा माता पिता हैं वो उसको ऊपर युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। और वो राजकुमारी क्या होती है, रोड पर बैठकर जूतों का काम सिलने का काम करती होती ताकि अपने संतान की परवरिश कर सके। अब वो रोड पर जूतों का काम सिलते सिलते रोड पर झाड़ू लगाने का काम भी करना शुरू कर देती है कि चलो मैं उसको धीरे धीरे इस तरह से ये रोना वो परेशान होने से नहीं, वो इस तरह से अपना जीवन यापन कर रही होती है। तो इस समय अब दोनों के दोनों पक्ष आ जाते हैं उसके सामने। कोई तीर लेके खड़ा होता है, कोई भाला लेके खड़ा होता है, कोई उसको मारने के लिए उसके चारों तरफ उसके माता पिता जो महाराजा महारानी होते हैं और जो उसके ससुराल वाले होते हैं वो उसके चारों तरफ उसके पास खड़े हो जाते हैं। अब उसकी संतान को और उसको वो मारने लगते हैं। तो इसी बीच वहाँ पर तुरंत उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान कहते हैं, भगवान के साथ उनकी वार्तालाप होती है, या यूँ कह दीजिए आप सत्य के साथ उनकी वार्तालाप होती है, या फिर आप वही भगवान या उसी सत्य को आप वहाँ की जनता का रूप भी कह सकते हो कि उनकी जनता से उनकी वार्तालाप होती है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि भाई आप मायके वालों की तरफ से आपने इस पे ध्यान नहीं दिया जब ये बेसहारा थी, जब ये परेशान थी, उस समय ये कुछ भी कर सकती थी। लेकिन जब ये अपने दम पे काम करके और ये अपना जीवन यापन कर रही है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर ये जूते सिलने का भी काम कर रही है तो इसमें आपको क्या समस्या है, वो अपना जीवन यापन कर रही है, इसमें आपका तो आपने तो कुछ योगदान नहीं दिया ना इसमें वो अपना जीवन यापन कर रही है। इधर ससुराल पक्ष वालों को भी यही बात समझाई जाती है तो ससुराल वाले भी बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो हमारा नाम खराब कर रही है, इसने तो हमारी इज्जत खराब कर दी। तो वहाँ पे जाके तो उनको कचहरी में ले जाया जाता है। तो उनका निर्णय होता है राजा के सामने कि ये जो महिला है इसकी संतान है और इसकी संतान का ये जीवन यापन जूते सिलकर रोड पर झाड़ू लगा कर करे, जबकि पहले एक राजा की पुत्री भी है और एक राजा की पुत्रवधू भी है और एक राज्य की महारानी भी है, मतलब कि वहाँ की शादीशुदा औरत भी है। फिर इसके बाद इसको जूते सिलने के कहाँ काम पड़ी। तो राजा कहता है कि इसका कोई सहारा ही नहीं है, इसको जब इसके पास कुछ इसका जब भी बुरे समय में थी, जब परेशान थी, तब इसका किसी ने इसका साथ ही नहीं दिया। तो उसने अपने दम पे कुछ भी काम शुरू किया है। तो उसके बाद आप दोनों ये कैसे कह सकते हो कि इसे ये काम करना चाहिए, इसे ये काम नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ये अधिकार है, ये हक है। कभी भी वो जब उनका कचहरी में जब उनका निर्णय हो रहा होता है तो राजा उन्हें समझाता है कि जब भी कोई भी संतान, किसी भी माता पिता की कोई भी संतान जब जन्म लेती है तो उसमें से संतान का कपूत होना या सपूत होना, उससे ये निर्भर नहीं करता कि उनकी संतान उनकी संपत्ति में या उनकी जो भी उनके पास है उसमें अधिकारी है कि नहीं है। उनकी संतान है, इसका मतलब वो जो भी उनके पास माता पिता के पास जो भी है उसकी वो अधिकारी है। अब कई माता पिता ये कहते हैं कि ये योग्य संतान है, ये अयोग्य संतान है, इसलिए हम इसको कुछ देंगे या कुछ नहीं देंगे। लेकिन सत्यता तो ये है कि जन्म के साथ ही किसी भी संतान का अधिकार निश्चित हो जाता है। यदि कोई भी माता पिता या कोई भी
कोई भी अपनी संतान का हिस्सा मार ले या उसका हिस्सा चुरा ले या उसको नज़रअंदाज कर दे या उसका हिस्सा अपनी दूसरी संतान को दे दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस संतान का हिस्सा नहीं था। जब धीरे धीरे समय बीतता है तब ये बात अपने आप ही उनको समझ में आ जाती है और आ जानी चाहिए कि बिल्कुल सत्यता के साथ ये बात बिल्कुल सिद्ध है कि कभी भी कोई भी किसी का भी हिस्सा या किसी का भी अधिकार या लेकर कभी भी संतुष्ट या खुश नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है। अगर आप किसी का हिस्सा या किसी का भी अधिकार को आप चालाकी से, धोखे से, किसी की सहज स्वभाव से, किसी के भोलेपन से या फिर किसी की ईमानदारी से आप उसे नहीं दे रहे हो, आप उसको चुरा रहे हो, आप उसके साथ धोखा कर रहे हो, तो आपको समय के बाद जब निर्णय होगा तो आपको उसका ब्याज सहित आपको चुकाना ही पड़ेगा, चाहे आपको किसी भी रूप में नुकसान हो, क्योंकि आप एक तरह से चोरी कर रहे हो। तो मैंने ये जो कहानी सुनाई, इस कहानी का हमारा नैतिक शिक्षा यही है, हमारे इस कहानी का यही मोरल है कि अगर कोई भी किसी का अधिकार या किसी के हक की चोरी करता है, उसको मारता है, उसका हरण करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे जाकर धनवान होगा या उसमें बरकत होगी या उसकी जो भी उसने चोरी की है किसी की भी अधिकारों की, वो उसके लिए फलदायी होगी। ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये हमारे इतिहास इसके लिए गवाह है और यही ईश्वर का न्याय है। तो कभी भी किसी के भी अधिकारों के साथ, किसी भी हक के साथ कभी भी गलत ना करें, और यदि आप गलत करते हो तो फिर इसके बाद आप उस चीज़ के जो भी उसका फल होगा, जो भी उसका रिज़ल्ट निकलेगा, उसके लिए आप तैयार रहें। क्योंकि जिसके साथ आप चोरी कर रहे हो, जिसके आप अधिकारों का हरण कर रहे हो, आपको उसका तो भुगतान आपको करना ही होगा। यदि कोई आपके यहाँ नौकरी करता है और आप उसके बदले में उसकी तनख्वाह को खा जाते हो, और ऐसे के ऐसे ही यदि आपके संतान है और आप संतान को सिर्फ अयोग्य कहकर आप बेदखल कर देते हो, या फिर आपकी संतान ईमानदार है, भोली है, तो आप उसको अगर इस चीज़ से नज़रअंदाज कर देते हो और उसके हक और अधिकारों को आप हरण कर लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपको उसका ब्याज सहित नुकसान और भुगतान करना ही होगा। यही सत्य है। धन्यवाद।